हाय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आप सभी का इस न्यू अपग्रेड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम C4 साइकिल, जो डार्क रिएक्शन का एक दूसरा पाथवे है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम C4 साइकिल से संबंधित इसके कुछ फंडामेंटल चीजें और मैकेनिज्म के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बारे में डिटेल नॉलेज प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो C4 साइकिल। इसे हम हैच एंड स्लेक पाथवे भी कहते हैं और यही हमारा C4 साइकिल है। यह डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का एक पाथवे है जो C4 प्लांट में चलता है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्लांट में C4 साइकिल रन होता है उसे हम C4 प्लांट कहते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले फंडामेंटल चीजें पढ़ेंगे, फिर जो है मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। इन 1966 हैच एंड स्लेक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, हैच एंड स्लेक डिस्कवर द C4 साइकिल, hence the name. It is also called as the beta carboxylation pathway and cooperative photosynthesis, और इसी का नाम जो है दिया गया हैच एंड स्लेक साइकिल। इसमें हमें यह याद रखना होगा कि जो C4 साइकिल है इसे सबसे पहले इन 1966 में हैच एंड स्लेक ने डिस्कवर किया था और इसे बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे का नाम दिया। फिर इसी को जो है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं और इसे ही जो है हैच एंड स्लेक साइकिल का नाम भी दिया गया। द 4 कार्बन oxaloacetic acid is the first stable compound of the Hatch and Slack cycle, hence it is called the C4 cycle. इस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा कि इसे C4 साइकिल क्यों कहा गया। तो जैसे आपने जो है केल्विन साइकिल में पढ़ा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। उसी तरह हैच एंड स्लेक पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को C4 साइकिल भी कहते हैं। C4 प्लांट्स आर प्लांट्स प्रोसेसिंग अ C4 साइकिल। कहने का मतलब जिन प्लांट में यह C4 साइकिल चलता है उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं। सच प्लांट्स आर इंक्लूसिव ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये दोनों में हो सकते हैं ऐसे प्लांट, C4 प्लांट जो मोनोकॉट भी हो सकते हैं या डाइकॉट भी होते हैं। द C4 साइकिल इज एविडेंट इन द सेनोपोडिएसी। सेनोपोडिएसी एक फैमिली है, उसी तरह एक ग्रामिनेई है और साइपरेसी। इन 3 फैमिली के अंदर अक्सर करके ये C4 प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आपको फैमिली का भी नाम याद रखना होगा। सेनोपोडिएसी, ग्रामिनेई और साइपरेसी, ये 3 ऐसे फैमिली हैं जिसमें ज्यादातर प्लांट C4 प्लांट्स होते हैं। और C4 प्लांट्स कौन से हैं जिसमें C4 साइकिल चलता है। दिस पाथवे इज कॉमन साइट इन द सेवरल ग्रासेस। इसमें ग्रासेस फैमिली भी आप कहते हैं, कह सकते हैं, ज्यादातर ग्रास होते हैं। मेज एक बेस्ट एग्जांपल है, शुगर केन, एमरैंथस, सरगम, ऐसे तमामों पौधे हैं जिसमें C4 साइकिल रन करता है और इन्हें जो है C4 प्लांट कहा जाता है। C4 प्लांट्स कंटेन्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ एनाटोमी। इसमें एक विशेष प्रकार का एनाटोमी होता है जो लीफ में पाया जाता है, उसे हम क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। और क्रेंज एनाटोमी का मीनिंग क्या हुआ? जनरली जो प्लांट के लीफ होते हैं उसमें जो डार्क रिएक्शन है वो मेजोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ही खत्म हो जाता है।
मगर जो C4 प्लांट्स हैं, इनमें डार्क रिएक्शन, जो C4 साइकिल है, वो मेजोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट और जो बंडल सेथ हैं, उन बंडल सेथ के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो भी जो है इस C4 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। कहना का मतलब कहने का मतलब यह है कि इस एनाटॉमी के आधार पे और क्रेंज एनाटॉमी के आधार पे कहा जाता है कि जो C4 साइकिल है, वो मेजोफाइल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट और बंडल सेथ के क्लोरोप्लास्ट दोनों को मिला करके तब जा करके ये कंप्लीट होता है। ये ऐसा एनाटॉमी जो साधारण जो C3 प्लांट है उनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये एक स्पेशल एनाटॉमी है जिसे हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। अब आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल और हैच एंड स्लेक्स पाथवे। तो जैसा कि आप जानते हैं, द C4 साइकिल कंसिस्ट टू कार्बोऑक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें दो बार कार्बोऑक्सिलेशन होता है। कार्बोऑक्सिलेशन मीन्स कार्बन का फिक्सेशन, जो एक मेजोफाइल सेल में होगा, बाद में फिर जाकर के बंडल सेथ में होगा। तो इसलिए ये कहा गया कि C4 cycle consists two carboxylation reaction occurring in the chloroplast of mesophyll cells। देखिए यहाँ ये मेजोफाइल सेल्स दिखाया गया, एंड अदर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सेथ सेल। तो इस तरीके से हमें जानकारी रखना होगा कि इसमें मेजोफाइल सेल और बंडल सेथ दोनों के क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हैं। एक बार जो है कार्बन फिक्सेशन यानी कार्बोऑक्सिलेशन मेजोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा, फिर दूसरा जो है जो बंडल सेथ के क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें जाकर के फिर एक बार कार्बोऑक्सिलेशन होगा। द हैच एंड स्लेक साइकिल इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, और इसमें जो मेजर स्टेप्स हैं आप जो है उन्हें 4 ग्रुप यानी 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 स्टेप्स के मार्फत ये मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम इन 4 स्टेप्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे C4 साइकिल को दिखाया गया है और इसी तरीके से आप C4 साइकिल यानी जो हैच एंड स्लेक पाथवे है उसे आप जो है एग्जाम में भी बनाएंगे। इसमें ये जो दो दो सेल दिखाया गया है, एक सेल ये हुआ जिसका क्लोरोप्लास्ट है ये, और दूसरा जो है ये मेजोफाइल सेल है जिसका क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट रखना होगा कि जैसे इसके आगे हम पढ़े कि इस C4 साइकिल में मेजोफाइल सेल और बंडल सेल का जो सेल है दोनों के क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसमें दो सेल को बनाया गया है। और सबसे पहले जो स्टार्ट होगा कार्बोऑक्सिलेशन, जो पहला स्टेप है। अभी आपने स्टेप पढ़ा, यहाँ यहाँ देखिए कार्बोऑक्सिलेशन, ब्रेक डाउन, डीकार्बोऑक्सिलेशन, फिर जो है लास्ट में होगा फास्फोराइलेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोऑक्सिलेशन आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये कार्बोऑक्सिलेशन, यहाँ पे जो ये एरो दिखाया गया है, यहाँ ये CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा। कौन लेगा, ये मेजोफाइल सेल, और मेजोफाइल सेल अपने क्लोरोप्लास्ट को दे देगा। फिर वहां जो है सबसे पहले एक ऑलरेडी जो प्रेजेंट एक कंपाउंड है जिसे हम फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कहते हैं, अथवा इसका नाम जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट भी कहा जा सकता है। यह फास्फोइनॉल पायरुवेट यही जो है फर्स्ट एक्सेप्टर है। जैसे कि आपने C3 साइकिल में पढ़ा कि जो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट है,
उसी तरह इस C4 साइकिल में मेसोफाइल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड, और आप कह सकते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, और किस एंजाइम के उपस्थिति में? तो इस एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना होगा, वो है पेप्को। इसे शॉर्टकट में आप कह सकते हैं पेप्को, जिसका फुल फॉर्म हुआ कि फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड कार्बोऑक्सिलेज। कार्बोऑक्सिलेज, फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड कार्बोऑक्सिलेज। जैसे कि आपने C3 साइकिल में पढ़ा था, वहां था रूबिस्को, एंजाइम का नाम था रूबिस्को, फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोऑक्सिलेशन हुआ, रूबिस्को। और यहाँ पे क्या है? पेप्को। थोड़ा याद करने में आपको आसान होगा, इसलिए हम बार बार C3 साइकिल को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। इस तरह आप कंपेयर करके जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप कार्बोऑक्सिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ उसे क्या आपने कहा? वो था रूबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? ये आपका जो है पेप्को है, जिसे फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोऑक्सिलेज के नाम से जाना जाता है। होता क्या है इसमें? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड पेप्को एंजाइम के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाया, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑक्जेलो एसीटेट, या इसका जो है नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। कहाँ बन रहा है ये? मेसोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है। इसे हम 4C के नाम से अथवा कह सकते हैं कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है। और यही कारण है कि इस हैच एंड स्लैग पाथवे को हम जो है सिर्फ C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? कंपाउंड C4 कंपाउंड, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक कहते हैं, वो बनता है। फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये जो है फिर आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा ब्रेक। किसमें ब्रेक होगा? यहाँ पे दिखाया गया है मेलेट, अथवा इसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। अब एक बार फिर पाछे चलते हैं। देखिए ये दूसरा स्टेप आपने क्या लिखा है? ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। दूसरा स्टेप है ब्रेकडाउन, इसमें ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में क्या होगा? अभी देखिए यहाँ जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये ब्रेक हो जाएगा, मैलेट यानी मैलिक एसिड बनेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा यदि यहाँ मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम किया। और यहीं पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जो है एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है, और उस एस्पार्टिक एसिड को बनाने के लिए जो है एक एंजाइम होता है जिसे हम ट्रांस एमिनेज कहते हैं, और उस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। यानी ट्रांस एमिनेशन होगा तो इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनेगा, जिसे हम एस्पार्टेट भी कहते हैं। तो इसमें हमको क्या दिखाना है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेट बना के दिखाना है, यानी मैलिक एसिड। वो कब होगा? जब इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिसे हम मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। अभी आपको इस स्टेप में दिखाना होगा। और यहाँ पे फिर एक चीज और होगा जिसे हमें याद रखना होगा, NADPH2 जो लाइट रिएक्शन से आया है, NADPH2 वो जो है NADP प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप दिस देखेंगे कि ये जो मैलेट यानी मैलिक एसिड हुआ, ये मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा बंडल सेल के अंदर, जहां जहां पे ये बंडल सेल
के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। तो मैलिक एसिड ट्रांसफर हो गया कहां से? मेजोफाइल सेल से। और कहां गया ये? बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट में गया। फिर वहां मैलिक एसिड, आप देख रहे हैं ये बंडल सेल है जिसका क्लोरोप्लास्ट है। मैलिक एसिड और कहिए मैलेट, ये जो है फिर क्या करेगा? डी कार्बो ऑक्सीलेशन करेगा। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या हुआ? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और ये यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसे हम कहेंगे डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। और डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में जो मैलेट यानी मैलिक एसिड है, ये जो है डी कार्बोऑक्सिलेशन, इसका डी कार्बोऑक्सिलेशन होगा। और मैलिक एंजाइम यानी मैलिक डिहाइड्रोजिनेज आप कह सकते हैं। यहां भी क्या होगा कि NADP प्लस जो है NADPH2 में कन्वर्ट होगा। साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आप देख रहे हैं NADP प्लस को NADPH2 में कन्वर्ट करके दिखाया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुवेट, पायरुवेट का मीनिंग हुआ पायरुविक एसिड, इसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। तो बंडल सेट के अंदर जो पहला स्टेप होगा उसे आपको याद रखना होगा कि जो मैलिक एसिड आया बंडल सेट के क्लोरोप्लास्ट में, जो मैलिक एसिड आया कहां से आया? ये मेजोफाइल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट में मैलिक एसिड बना वो ट्रांसफर हो गया बंडल सेट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में आ गया, ट्रांसफर होके आ गया। और वहां बंडल सेट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मैलेट यानी मैलिक एसिड वो जो है डिकार्बोऑक्सिलेज हो जाएगा, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और पायरुविक एसिड बना देगा। फिर वहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे हम डिकार्बोऑक्सिलेज कहते हैं। और वहां जो है NADP प्लस जो है NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, आप कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? ये मेजोफाइल सेल एटमॉस्फेयर से लिया और मेजोफाइल सेल ऑक्जेलो एसिटिक में कन्वर्ट करके फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके वो बंडल सेट में पठा दिया। बंडल सेट में मैलिक एसिड डिकार्बोऑक्सिलेज होके उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा C3 साइकिल के अंदर में, यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल सेट के क्लोरोप्लास्ट में जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट हैं वहां पे रूबिस्को एंजाइम भी है। रूबिस्को एंजाइम के उपस्थिति में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है वो एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे C3 साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल भी चलता है। और ये C3 साइकिल कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है कि बंडल सेट के सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। फिर यहाँ C3 साइकिल चला और C3 साइकिल के माध्यम से बंडल सेट सेल क्या करेगा कि ग्लूकोज बनाएगा। जैसे कि आपने जो है C3 साइकिल यानी C3 प्लांट में देखा, सेम वही प्रोसेस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे जो ये पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? ये आप देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड जो है फिर ट्रांसफर हो जाएगा बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट से। ये पायरुविक एसिड ट्रांसफर होके फिर जो है मेजोफाइल सेल के अंदर आ जाएगा। मेजोफाइल सेल के अंदर आते ही ये क्या करेगा? जो लाइट रिएक्शन से ATP बन के आया है उस ATP को यूटिलाइजेशन करेगा। इस प्रोसेस को कहा जाएगा फास्फोराइलेशन। यहाँ फास्फोराइलेशन होगा और जिसमें ATP यूज होगा और यहाँ जो है काइनेज एंजाइम काम करेगा और फिर जो है इस पायरुविक एसिड को वो जो है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से यह मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में आप अगर जो C4 साइकिल को ड्रा करेंगे तो इस तरीके से आप ड्रा कीजिए। इसमें आप एंजाइम को भी दिखा सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं
कि इस C4 साइकिल को लिखना कैसे है। आपको लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना होगा मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल, जिसमें आपको इस तरह बैकग्राउंड बनाना होगा। द C4 cycle consists two carboxylation reaction occurring in the chloroplast of the mesophyll cells and other in the chloroplast of the bundle cell, and the hatch and select cycle involves 4 steps. इसके बाद आपको ये 4 स्टेप का नाम लिख देना है। कार्बोऑक्सिलेशन, ब्रेकडाउन, डीकार्बोऑक्सिलेशन एंड फास्फोराइलेशन। फिर आपको ये डायग्राम जो C4 साइकिल का है इसे आपको ड्रॉ कर देना है। फिर वो 4 स्टेप को आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप कार्बोऑक्सिलेशन है। कार्बोऑक्सिलेशन के बारे में आप लिखेंगे कि इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफाइल सेल्स। अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, दैट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड and in the presence of water transform to form 4 carbon oxaloacetate or oxaloacetic acid। इसके बाद जो है फिर ये जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम द एंजाइम फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेट कैटलाइज द रिएक्शन, और आपको ये रिएक्शन लिख देना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस PEP फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम जिसे हम पेप्को के नाम से जानते हैं। ये पेप्को क्या है? ये पेप्को क्या है? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोऑक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है। और इससे क्या बना? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना, जो कितने कार्बन का है? ये जो है 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ आप देख रहे हैं 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप कार्बोऑक्सिलेशन। ये कहाँ हुआ? मेसोफाइल सेल में हुआ। इसका रिजल्ट क्या बना? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का। फिर दूसरा स्टेप ब्रेकडाउन। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड वह कहिए जिसे हम ऑक्जेलो एसिटेट के नाम से भी जानते हैं, वो डिस इंटीग्रेट मीन्स ब्रेकडाउन होता है इनटू 4 कार्बन मेलेट एंड एस्पार्टेट। ये जो है एक मार्ग से मैलिक एसिड जिसे हम मैलेट कहते हैं वो बनाता है। फिर वहीं पे जो है जब यदि एंजाइम दूसरा है, दूसरा रास्ता है, तो ऑक्जेलो एसिटेट से एस्पार्टेट भी बनता है, एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज ट्रांस एमिनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर जो ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में ऑक्जेलो एसिटेट ये जो है ब्रेक डाउन हुआ। यदि ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में है, यदि यह मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, तो उस रास्ते से क्या बनेगा? मैलिक एसिड। और यदि ये एस्पार्टिक एसिड बनाना है तो इसमें जो है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? ट्रांस एमिनेज। इस प्रोसेस को हम फिर ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। यदि ट्रांस एमिनेशन हुआ तो ऑक्जेलो एसिटेट जो है एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट में चेंज होता है, जिसमें ट्रांस एमिनेशन इन्वॉल्व होता है। और यदि जो है मैलिक एसिड बनाना है तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह आप जो है सेकंड स्टेप यानी ब्रेकडाउन को लिखेंगे। फिर आएगा डीकार्बोऑक्सिलेशन, ये तीसरा स्टेप डीकार्बोऑक्सिलेशन। मैलिक द मैलेट एंड एस्पार्टेट इन द सेथ cell enzymatically is split to produce free carbon dioxide and 3 carbon pyruvate। इससे पहले आपने देखा कि मैलिक एसिड बना है। मैलिक एसिड वो ट्रांसफर होकर के कहाँ आ गया? बंडल सेथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में आ गया। तो वहां पे ये क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैलिक एसिड जो मैलेट है वो डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोऑक्सिलेशन उसका होगा, और डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होगा, जिससे वो जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर जो एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड है
तो वो भी डिकार्बोक्सिलेशन करके मैलिक यानी पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। इस तरह जब बंडल सेट में मैलेट और एस्पार्टेट ये दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो डिकार्बोक्सिलेशन होने के नाते पायरुविक एसिड बन गया और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। वही कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में इन्वॉल्व होगा, यानी बंडल सेट के अंदर जो C3 साइकिल चलेगा उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाएगा। इसमें फर्दर क्या होता है कि NADPH2 जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को इसी तरह लिखना है। NADPH2 इसमें NADP प्लस से NADPH2 बनेगा और यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो एंजाइम क्या है, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये हुआ आपका तीसरा स्टेप। फिर तो ये हुआ इस मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप, डिकार्बोक्सिलेशन। फिर लास्ट में आया फास्फोराइलेशन। ये फास्फोराइलेशन क्या है, the pyruvate molecules are moved to the chloroplast of the mesophyll cells where in the presence of ATP it is phosphorylated for the regeneration of phosphoenol pyruvate। अब आप देख रहे हैं पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो कैटलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन में, और फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है रीजेनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेजोफाइल सेल में फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया था और वहां से जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ और ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट बना, मैलिक एसिड बंडल सेट में ट्रांसफर हो गया जहां पे जाकर के वो डिकार्बोक्सिलेशन किया और फिर जाकर के पायरुविक एसिड बना दिया। अब पायरुविक एसिड तुरंत क्या करेगा कि बंडल सेल से वो जो है मेजोफाइल सेल में फिर ट्रांसफर हो गया। जब वो मेजोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में गया तो वहां पे वो क्या करेगा कि पायरुविक एसिड एटीपी मॉलिक्यूल जो लाइट रिएक्शन से उस मेजोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आ चुके हैं, फिर वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देगा फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। यानी जो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड पहले यूज किया गया था वो जो है फिर क्या होगा, रीजेनरेट हो जाएगा और उसमें AMP और PP का फॉर्मेशन होगा। AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है और PP जिसे हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। तो इस तरीके से यह फास्फोराइलेशन हो जाएगा लास्ट में। यही जो है आपका 4 स्टेप मेजर स्टेप है जिसे आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से आपको इस C4 साइकिल का मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे और इससे संबंधित जो फंडामेंटल चीजें हैं आप जो है पॉइंट टू पॉइंट उनको जो है रिमेंबर करेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इंट्रांस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो आपको जो है इंट्रांस एग्जाम ओरिएंटेड और साथ ही में जो एग्जाम टेक्स्ट वाइज होता है जिसमें हमें टेक्स्ट के रूप में लिखना पड़ता है उसके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।